नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत सियासी खबर के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़े 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब वो पूरी तरह से बीजेपी के रंग में रंगे नजर आते हैं। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने घोषणा भी कर दी कि महाराज उनका अतीत है और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका वर्तमान। यही नहीं, पहली बार उन्होंने 1857 की लड़ाई में सिंधिया राजघराने की भूमिका के सवाल का जवाब भी पूरी दमदारी से दिया। महाराज मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया है। महाराज मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया है। करारा जवाब मिलेगा और करारा जवाब आ भी गया। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में घोषणा कर ही दी कि अब महाराज उनका अतीत है और वो पूरी तरह बीजेपी के भाई साहब ही हैं। यूं तो हमारी परंपरा में महाराज शब्द का इस्तेमाल सम्मान प्रदर्शित करने के लिए होता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये शब्द तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। खासतौर पर सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस इसका इस्तेमाल जमकर कर रही थी। दिग्विजय सिंह भी कहते रहे हैं कि सिंधिया कांग्रेस में महाराज थे, लेकिन बीजेपी में जाकर भाई साहब होकर रह गए हैं। सिंधिया ने इंदौर में इसी तंज पर पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि भाई साहब, हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भाई बनना चाहते हो, बेटे बनना चाहते हो, या आप महाराज बनना चाहते हो? मैं तो भाई और बेटा बनना चाहता हूं भैया। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि अगर भाई साहब की उपाधि मुझे मिली है। भाई तो जीवन पर्यंत होता है और इस दुनिया में रहने के बाद भी भाई रहता है। महाराज मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया है। एमपी की सियासत की बात करें तो सिंधिया ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा निशाना रहे हैं। वो अब भी उन्हें मौका परस्त और धोखेबाज साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सिंधिया की छवि ही उसके लिए सबसे अहम मुद्दा है। 2 लेयर हो गई हैं वहाँ पे। एक सिंधिया जी वाली लेयर जिसमें जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए, और एक लेयर वो है जो पुरानी बीजेपी की है। और कहीं कहीं इनमें डिफरेंस है लगातार, और इसीलिए आकाश विजयवर्गीय विधायक जो हैं वो मंच पर कुछ टोकने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से मंच से उतर के चले गए। तो ये एक डिफरेंस मैं समझता हूँ कि वो महसूस कर रहे होंगे और इस सत्य के करीब पहुँच रहे होंगे कि कांग्रेस में जो सम्मान था वो बीजेपी में नहीं है। कांग्रेस हो या बीजेपी, 1857 की आजादी की लड़ाई में सिंधिया राजघराने की भूमिका को लेकर हमेशा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन राजमाता सिंधिया, माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक ने इस मसले पर कम ही मुंह खोला है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में ये तिलिस्म भी तोड़ा और इतिहास में सिंधिया परिवार की भूमिका का बखान पूरे गर्व के साथ किया। सिंधिया परिवार ने पानीपत की लड़ाई में सिंधिया परिवार के 3 वंशजों को सिर काट के बरछे पे लहराया गया था अहमद शाह अब्दाली की सेना के द्वारा। मराठा फौज में एक भय का वातावरण तैनात करने के लिए मेरे पूर्वज दत्ताजी महाराज को जब नजीब उद्दौला ने मारने की कोशिश की थी, गोली लगाई थी और बोला था, क्यों दत्ताजी और लड़ोगे? तो दत्ताजी महाराज ने उत्तर दिया था, जिएंगे तो लड़ेंगे। ये सिंधिया परिवार का इतिहास है। जाहिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उन सवालों का सामना करने से बिल्कुल भी नहीं हिचक रहे हैं जिन पर कभी वो चुप्पी साध लेते थे। बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में अब कोई भी दुविधा नजर नहीं आती है और वो अपनी अगली सियासी पारी के लिए पूरी तरह तैयार नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। बात अब छत्तीसगढ़ की सियासत की। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की 2 महिला सांसदों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इस मामले को लेकर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल भी एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। गांधी मैदान में सीएम भूपेश बघेल के साथ कई मंत्रियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन धरना भी दिया। इस प्रदर्शन में राज्यसभा में कथित दुर्व्यवहार का शिकार हुई सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम भी शामिल हुई।
इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान हुआ है और बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। इस प्रकार से पूरे मंत्रिमंडल के उपस्थिति में महिला सांसदों को धक्का मुक्की करके गिराया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिस प्रकार अपमानजनक बातें कही गई, पुतला दहन किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का मायके है और वहाँ इस प्रकार से व्यवहार करना, इन लोगों को तो माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे महिला समाज से मांगना चाहिए। चलिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आपको सुनवाया। इस बयान के जवाब में बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के मौन धरने पर निशाना साधा है। बृजमोहन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को संविधान पर भरोसा नहीं है। अब ये दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ है, सदन के अंदर की बात है। उसका निर्णय क्या भूपेश बघेल जी करेंगे? उसका निर्णय क्या सांसद करेंगी? उसका निर्णय तो संसद करेगी, राज्यसभा करेगी। और ऐसे मामलों में कम से कम मुख्यमंत्री जी एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। लोकसभा की घटना के मामले को लेकर इस प्रकार का धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए, मौन धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए उचित है? इस बात का विचार कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब इस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार की कोई संवैधानिक संस्थाओं पर या कानून पर कोई विश्वास नहीं है कि जैसा हम चाहें वैसा होना चाहिए। इस काम को वो कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के दिल्ली में नेता बैठे हैं, सदन की कमेटी बनवाकर जांच करवाएं। चलिए, छत्तीसगढ़ में एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर अब सियासत हो रही है। जिला खनिज न्यास के प्रशासन को लेकर अब राज्य और केंद्र सरकार के बीच कई महीनों से खींचतान लगातार चली आ रही है। पर अब केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखकर यह साफ कर दिया है कि जिला खनिज न्यास प्रमुख के पद से प्रभारी मंत्रियों को हटाना होगा, जिसके बाद एक बार फिर से राज्य और केंद्र के बीच टकराव पैदा हो गया है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक खनिजों का भंडार है। सरकार को होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा खनिज उत्खनन से आता है और खनिजों से भरे इलाके राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। तभी 2015 में राज्य में हर जिले में जिला खनिज न्यास की स्थापना की गई और तय किया गया कि मुख्य खनिजों के उत्खनन से मिलने वाली रॉयल्टी का एक निश्चित हिस्सा जिला खनिज न्यास को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास और प्रभावित व्यक्तियों के हित में किया जाएगा। न्यास का मुखिया हर जिले का कलेक्टर तय किया गया, लेकिन 2 साल पहले राज्य सरकार ने बदलाव करते हुए प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष और कलेक्टर को पदेन सदस्य सचिव बनाने की अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल 2021 को एक दिशा निर्देश जारी कर कहा कि डीएमएफ शासी परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर ही रखना होगा, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। लंबे पत्राचार के बाद अब एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। डीएमएफ फंड का उपयोग उस क्षेत्र की स्थानीय जरूरत के हिसाब से जितना बेहतर निर्णय जनप्रतिनिधि ले सकते हैं, कोई भी अधिकारी उतना बेहतर निर्णय नहीं ले सकता है। लेकिन केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता में, विशेष तौर पे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इस दलीय विद्वेष के कारण राज्य सरकार के प्रस्ताव का विरोध करी है और यह सर्वथा अनुचित है और कहीं न कहीं प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बीजेपी केंद्र के इस फैसले पर खुश है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाने से डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार हो रहा है। जिन क्षेत्रों में खनन के कारण वहाँ के लोगों का जीवन यापन में परेशानी खड़ी हुई है, उनके जीवन यापन करने में उनको सुविधा हो और वहाँ पर डीएमएफ के पैसे को खर्च कर उनको सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, इसके लिए डीएमएफ के पैसे का उपयोग होना चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो अपने स्वयं के और अपने कार्यकर्ताओं के स्वार्थ के लिए डीएमएफ का उपयोग लगातार कर रही थी।
जिला खनिज न्यास में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने 2 साल पहले अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष और कलेक्टर को पदेन सदस्य सचिव बनाया गया। साथ ही जिले के सभी विधायकों को पदेन सदस्य बनाया गया। हवाला दिया गया कि नई व्यवस्था से सभी विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार का यह फैसला भी अब राज्य और केंद्र के बीच टकराव की वजह बनता जा रहा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। बात छिंदवाड़ा की, जहां के वेस्टर्न कोल फील्ड्स की 3 खदानें बीते कई दिनों से लगातार सुलग रही हैं। आसमान में धुएं का गुबार छाया है और कंपनी के सीएमडी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस आग के पीछे कोई खेल खेला जा रहा है? देखिए ये खास रिपोर्ट। सुलगती कोयले की खदान, खदान से उठता धुएं का गुबार, किसने लगाई आग? ये तस्वीरें छिंदवाड़ा के वेस्टर्न कोल फील्ड्स की हैं, जहां कोयले के पहाड़ धू धू कर जल रहे हैं। पेंच इलाके की 3 खदानों के कोल भंडारण न जाने कब से सुलग रहे हैं। इलाके में आसमान धुएं से काला हो रहा है और उस पर जिम्मेदारों की सितम जरीफी देखिए, जो कोयले के पहाड़ की आग इस पानी की धार से बुझाना चाहते हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं। और उस पर हैरानी की बात ये, कंपनी के सीएमडी को इस आग की कोई जानकारी नहीं है, जिनका काम ही कोयले के स्टॉक की जानकारी रखना है। और वो ही ये नहीं जानते कि कोयला तो जलकर खाक हुआ जा रहा है। सुनिए इलाके के विधायक और इंटक अध्यक्ष सोहनलाल वाल्मीकि क्या कह रहे हैं। हमारे पूरे पेंच क्षेत्र में, आज माथरी में माइन गया था मैं, तो वहाँ भी अंगार लगी हुई है। उर्दन खदान जो ओपन कास्ट है वहाँ पर भी अंगार लगी हुई है। और ये ओपन कास्ट आपके सामने दिख रही बड़कुई, जहाँ बड़ी मात्रा में अंगार लगी और लगभग पूरा कोयला जल के राख हो रहा है और प्रबंधन को कोई इसका ध्यान नहीं है, लापरवाही है। ये राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और जिस तरीके के प्रबंधन लापरवाही कर रहा है तो निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है और मैं इसमें आगे कार्रवाई करूंगा। मैंने आज माननीय सीएमडी साहब से बात करी कि हालात आप सुधराइए, ये आग बुझाइए और कोल को डिस्पैच करिए, नहीं तो ये करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है इसकी जवाबदारी प्रबंधन की होगी और इसके बाद यदि प्रबंधन नहीं सुधरेगा तो इसके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। क्या ये खेल कहीं जानबूझकर कोयले को खाक करने का तो नहीं है? क्या ये स्टॉक की गड़बड़ी को छुपाने का कोई हथकंडा तो नहीं है? क्योंकि एक बार कोयला अगर जल गया तो बची राख ये कभी साबित नहीं कर पाएगी कि दरअसल खेल कितना बड़ा था। कहीं बड़कुही, उर्धन ओपन कास्ट और माथनी भूमिगत खदान के कोल भंडारण में लगी ये आग किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। सवाल कई हैं, लेकिन जिन्हें जवाब देना है वो ही खामोश हैं। लेकिन खदानों से उठता धुआं ये बता रहा है कि आग बहुत गहरी है, जांच जरूरी है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। बात करेंगे अफगानिस्तान की। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग फ्लाइट के इंतजार में हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जहां कुछ महिलाएं एयरपोर्ट में घुसने के लिए अमेरिकी सैनिकों से गुहार लगा रही हैं। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाती। चीखते हुए महिलाएं मदद के लिए गुहार लगा रही हैं। वीडियो में ये भी सुनाई दे रहा है कि महिला रोते बुलकते कह रही है, मदद करो, तालिबानी आ रहे हैं। ये रोते बिलखती महिलाएं अफगानी महिलाएं हैं। अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में इस वक्त काबुल एयरपोर्ट है। किसी तरह लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट के भीतर दाखिला मिले और कोई फ्लाइट मिले जिसके चलते देश छोड़ा जा सके। आए दिन अफगानिस्तान से तालिबानों के आतंक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है और लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने से रोका जा रहा है। वहां से सिर्फ काबुल एयरपोर्ट पहुंचे अफगानियों पर तालिबानी गोलियां भी चला रहे हैं। जहां एक और काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। इसी बीच ये लड़ाके काबुल छोड़ने वाले लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं।
पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, लेकिन इसको लेकर अब भारत में बयानबाजी और सियासत रुक नहीं रही है। इसी बीच बुधवार को एक मीडिया को इंटरव्यू देने के दौरान मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान ने सही किया, अपनी ज़मीन पर कब्जा तो किसी भी तरह से किया जा सकता है। तालिबान के आतंकी नेटवर्क पर मुनव्वर राणा ने कहा कि आतंकी तो आप कह रहे हैं ना, यहाँ तो आतंकी की परिभाषा निकाली ही नहीं गई है कि कौन आतंकी है, कौन आतंकी नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान आतंकी संगठन हो सकता है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तो आप उन्हें आतंकी कैसे कह सकते हैं। और अब खबर जरा हटके। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और इस दिन का एक खास महत्व भी है। कुछ बातें जिन्हें शब्द बयान न कर पाएं, फोटो उन्हें दिलों तक पहुंचाने का सबसे खूबसूरत काम करती हैं। इस मौके पर आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर फोटोग्राफ्स, जिनके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी जुड़ी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस फोटो को लेने के लिए महिला फोटोग्राफर को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। गांधी जी की ये शर्त थी कि फोटो लेने के लिए फोटोग्राफर को चरखा चलाना सीखना पड़ेगा। साथ ही उस दिन मौन व्रत होने के कारण ही उन्होंने किसी से बात भी नहीं की थी। अफगान गर्ल के इस मशहूर फोटो को नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर स्टीव मैककरी ने लिया था। ये फोटो एक रेफ्यूजी कैंप का है और इस लड़की का नाम शरबत गुला बताया गया था, जिसे अफगान की मोनालिसा के रूप में भी जाना जाता है। उमायरा नाम की इस लड़की का ये फोटो उसकी मौत के कुछ सेकंड पहले का है। 1985 में नेवादो देल क्रूज वोल्केनो के फटने के बीच ये लड़की 3 दिन तक पानी और मलबे के बीच में फंसी रही थी। हालांकि फोटोग्राफर ने लड़की को बचाने की बहुत कोशिशें की, पर आखिर में इस लड़की की मौत हो गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन के 72वें जन्मदिन की ये तस्वीर फोटोग्राफर अर्थर सास ने लेना चाही थी। फोटोज के लिए हंसते हंसते जब आइंस्टाइन बेहद परेशान हो गए तो उन्होंने परेशान होकर जीभ निकाल दी और उसी वक्त फोटोग्राफर ने इस लम्हे को कैप्चर कर लिया और उसी वक्त उनकी ये फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। फोटोग्राफर केविन कार्थ का लिया हुआ ये फोटो वाकई में दिल दहला देने वाला है, जिसमें एक गिद्ध बच्ची के मरने के बाद उसके मृत शरीर को खाने का इंतजार कर रहा है। बच्ची को मदद ना करने के चलते केविन कार्थ को काफी बदनाम किया गया था, जिसके 3 महीने बाद ही फोटोग्राफर केविन कार्थ ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। माइक वेल्स की ये मशहूर फोटो युगांडा की है, जिसमें एक कुपोषित बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है। हालांकि फोटोग्राफर का कहना है कि उनको इस फोटो को लेते हुए काफी शर्मनाक महसूस हो रहा था। हालांकि बाद में आकर इस तस्वीर को काफी पुरस्कारों से नवाजा भी गया। ये तस्वीर 1946 में लाइफ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। युद्ध के बाद जब राहत प्रयासों में रेड क्रॉस के हिस्से के रूप में 6 साल के अनाथ वेरफेल को जूते की पहली जोड़ी मिली थी, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। तस्वीर में आप बच्चे की खुशी को साफ देख सकते हैं। व्हाइट हाउस के फोटोग्राफर पीट सूजा ने ओसामा बिन लादेन को मारने वाले ऑपरेशन की तनाव भरी अवधि को कैद किया था। तस्वीर में राष्ट्रपति ओबामा और राष्ट्रीय सुरक्षा दल के सदस्यों को देखा जा सकता है। लादेन की मौत के बाद ये फोटो काफी वायरल हुआ था। चलिए, लाजवाब तस्वीरें और उनके पीछे की दिलचस्प कहानियां। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। आज का दिन दुनिया भर के बेहतरीन फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स को समर्पित है। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की सराहना की, साथ ही उनके काम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर का काम रिपोर्टर और एंकर के बराबर है। फोटोग्राफर पर्दे के पीछे रहकर मेहनत करता है। इस दौरान गृह मंत्री ने कैमरामैन को मिठाई भी खिलाई। श्रम बराबर का करते हैं, समय बराबर का खर्च करते हैं, पर उतना सम्मान नहीं है। मैं पक्षधर हूं कि उनको सम्मान और अधिक मिलना चाहिए और इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
चलिए, प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।